सर सॉरी, माफी चाहूंगा। सावित्रीबाई फुले जी और जिन्होंने बात की छोटे भाई जो है भीमराव अंबेडकर, एक बड़ी खुशी की बात है कि 20 साल में पार्लियामेंट में रहा, लेकिन कभी भी 26 नवंबर का दिन जो है वो पार्लियामेंट में कभी मनाया नहीं गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार 26 नवंबर का कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है और तुरंत ही सरकार ने छब्बीस नवंबर के 2 कार्यक्रम आयोजित किए। एक सेंट्रल हॉल में किया हुआ है और एक 5 बजे विज्ञान भवन में किया गया। हम लोग गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आज इस संविधान के सम्मान के रैली में जो चर्चा चली है उस बात को छेड़ दिया कि 2024 के बाद ये संविधान रहेगा या अगला संविधान आएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो संविधान समीक्षा समिति बनाई गई थी। उस वक्त ही एक संविधान बनाया गया था। प्रेस वालों के माध्यम से मुझे उसकी एक कॉपी मिली। और अटल बिहारी वाजपेयी से हमने कहा कि आपकी समीक्षा की रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन अखबार वालों के पास आपकी एक संविधान की कॉपी मिल चुकी है। बोले ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने कहा कल सुबह जो है 11 बजे ही पार्लियामेंट के सदन पर वो नई संविधान की कॉपी में लाके रख देता। ये बात आज की नहीं है। 46 से 50 तक अखबारों के पन्ने हम लोग अगर देखें, या आरएसएस का जो अखबार है पांचगन्य, उनको अगर हम लोग देखें, तो संविधान की चर्चा एक तरफ चल रही थी और दूसरी तरफ हम इसको मानते नहीं, ये एक चर्चा चली थी। सरदार पटेल गृह मंत्री थे। छब्बीस जुलाई 49 का एक गवर्नमेंट जीआर है, गवर्नमेंट गैजेट है। आप और सरकार में जब लिखा पढ़ी होती है तो उसका गैजेट नहीं बनता। लेकिन उस वक्त जो लिखा पढ़ी हुई आरएसएस और सरदार पटेल के बीच में वो गैजेट बनाया गया और 3 चीजों की जिक्र की गई। पहला जिक्र यह था कि 15 अगस्त ये भारत का स्वतंत्र दिन है करके आरएसएस मानेगी। दूसरी कंडीशन जो थी वहां पर कि तिरंगा जो है यही भारत का
ध्वज होगा, फ्लैग होगा। और तीसरी बात होगी कि आरएसएस इस संविधान को मानने के लिए तैयार है। दोस्तों, आज भी संविधान का दिवस मनाया जा रहा है। वो आरएसएस नहीं मना रही, बीजेपी नहीं मना रही है। हम लोग को गुमराह करने के लिए सरकार बना रही है। इस पर ध्यान हम लोग को देखना चाहिए। बदलाव अगर होना है तो पार्टी में बदलाव होना है, विचारों में बदलाव होना है। लखनऊ की धरती से यह शुरुआत हुई। यह चिंगारी है, कल मशाल ना बने। इसलिए उस चिंगारी को दबाने के लिए सरकार ने कहा कि हम आज 26 नवंबर का दिन बड़े धूमधाम से मना रहे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी ने इसको मनाया? मैं पूछना चाहता हूं आरएसएस वालों ने इसको मनाया? तो बिल्कुल नहीं। सरकार मना रही है लेकिन पार्टी नहीं मना रही। यह डर क्यों है? मैंने जैसे कहा 20 साल में पार्लियामेंट में रह चुका हूं, 40 साल राजनीति में, बड़ी नजदीक से राजनीति देखी। लेकिन 40 साल के राजनीति में पिछले 10 साल में मैं देख रहा हूं कि राजनीति एक पार्टियों को खत्म करने का एक सिलसिला शुरुआत चुका है। जितने भी राजनीतिक नेता है उनकी छवि खराब करने की एक कोशिश वहां पे हो जाए, चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से हो, या चाहे किसी अधिकारी के माध्यम से हो। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जिस 2G के स्कैम को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो प्रमुख है, उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। सरकार ने उसके कुछ तथ्य कोर्ट के सामने नहीं रखे। आज उस अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? यह उस वक्त से एक साजिश शुरुआत है, एक साजिश है कि राजनीतिक पार्टियों को बदनाम करो, नेताओं को बदनाम करो, ताकि एक पार्टी बची रहे। आज वही है। राज्यों में रीजनल पार्टीज दिखाई देती है, नेशनल लेवल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाई नहीं देती। और 2024 में यही नारा होगा कि देश चलाना है, कोई नेशनल पार्टी बची नहीं है, इसलिए कमल को मोहर लगाओ। हम लोगों को इससे बचना है। 2024 का दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। मैं आज यहां पर बैठे बीएसपी के नेता है, बहन मायावती है, चंद्रशेखर आजाद है, इनसे भी आग्रह कर रहा हूं, ये अपनी लड़ाई नहीं है। इस देश के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिसके आजादी खतरे में है, हम लोग तो अपनी जिंदगी गुजार चुके। हम लोग तो अपनी कुछ जिंदगी गुजार चुके हैं। उन बच्चों का क्या होगा? जिस तरह की आजादी हम लोग ने महसूस की, क्या उनकी उस आजादी को हम बरकरार रखेंगे? हम लोग संविधान पे खतरा कहते हैं, लेकिन आरक्षण पे खतरा आ चुका है।
उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में अगर किसी ने अगर अर्ज कर दी कि जो पंचायत के जो चुनाव हुआ है, उस पंचायत के चुनाव में जो आरक्षित वर्ग आ चुका है उसके आंकड़े नहीं है, इंपीरियल डेटा नहीं है, तो खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक आपके पास इंपीरियल डेटा नहीं है तब तक आप पॉलिटिकल आरक्षण लागू नहीं कर सकते। वही उसी बात को आगे ले जाके कहेंगे कि आपके पास इंपीरियल डेटा नहीं है, इसलिए शिक्षा में क्यों आपको आरक्षण दीजिए। वही आगे बात आएगी कि फिर आपको नौकरियों में क्यों आरक्षण। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, और मैं आपसे दूसरे दोबारा दोहराना चाहूंगा, राजे महाराजाओं के वक्त हम लोग कहां थे? दरवाजे पे थे या दरवाजे के बाहर? संविधान ने आरक्षण के माध्यम से, संविधान ने आरक्षण के माध्यम से इस देश की व्यवस्था हम हाथ में ले सकते हैं, ऐसी एक सिस्टम बनाई, ऐसी एक परिस्थिति। किसान लड़ रहा है, जूझ रहा है, पार्टी की ओर से, हमारी ओर से समर्थन है, लेकिन वो भी एक प्रकार के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून चाहिए, उसके पहले यहां की मंडी आरक्षित थी, लेकिन 1990 में यही आरक्षित मंडी खुली हो गई और किसानों का इस मंडियों पे जो कंट्रोल था, सरकार पे जो कंट्रोल था, वो खत्म हो चुका है। मैं आज इन्हीं किसान भाइयों से कहता हूं कि आरक्षित वर्ग आपको समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको 2 कदम आगे बढ़ना होगा। और किस विषय पर आपको आगे बढ़ना होगा? तो ये जो निजीकरण चल रहा है, सरकार जो निजीकरण कर रही है, यह आरक्षित वर्ग कह रहा है कि निजीकरण अगर होगा तो पार्लियामेंट का आर्थिक पावर जो है वो खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिकल पावर जो है वो पार्लियामेंट का खत्म हो जाएगा, और पार्लियामेंट सिर्फ बैठने उठने के लिए रहेगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं किसान भाइयों से कि ये जो आरक्षित वर्ग की मांग है, उस आरक्षित वर्ग के मांग को ना सिर्फ समर्थन देंगे, लेकिन अपनी मांग करके वो आगे आएंगे, ऐसे मैं उम्मीद यहां पर करता हूं। खत्म करने के पहले अखिलेश जी से जरूर कहना चाहूंगा, आप सोच के चलिए, समझ के चलिए, वक्त आपके साथ है। कृपया शांत रहें, शांत रहें, कृपया शांत रहें, शांत रहें, कृपया शांत रहें, शांत रहें, कृपया शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। विंध्या के ऊपर मैं भारत को 2 विभाग में बांटता हूं, एक विंध्या के ऊपर और विंध्या के नीचे। विंध्या के नीचे जो है कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है। इनकी अपनी अलग अलग भाषा है, लेकिन विंध्या के ऊपर जो है मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है। इनमें कम से कम एक भाषा बोली जाती है।
और इन्हीं इलाकों में देखा जाए, मैंने इसलिए कहा कि सोच समझ के चलिए, एक इशारा करके जाऊंगा कि आपके उम्र का कोई अभी बचा नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। जो है वो आपके 15 साल ऊपर के है या 15 साल नीचे के। और चिंता इसी बात की है कि हर एज गैप में जो पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए हर किसी पार्टी में, वो आज दिखाई नहीं देता। मैं लगभग 70 साल का होने जा रहा हूं। हम लोगों के वक्त ये कभी गैप नहीं था, उसको भरने के लिए कोई ना कोई तो भी हमेशा रहता रहा। लेकिन समाज के राजनीति अगर हम लोग फंस गए तो इंसानियत की राजनीति को हम लोग भूलते हैं, और इंसानियत की राजनीति को हम लोग जब लेके चलेंगे तब ही इस देश को हम जो है इकट्ठा रख सकते हैं। और इंसानियत जो है वो ही समाज की एक भाषा होनी चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि संविधान बचाना ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। यंगर जनरेशन जो है यही संविधान से बच जाएगी, नहीं तो नई व्यवस्था में कैसी नई गुलामगिरी आएगी बता नहीं सकते। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।